जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी रिसेंटली अपना 26 जनवरी को 76th रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था और इस मौके पर हमने अपने गणतंत्र के 75 वर्ष भी पूरे किए थे। इस 75 वर्ष की वर्षगांठ पे पीआईबी ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 75 फैक्ट्स बताए गए हैं। अब देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है लिखा है 75 ईयर्स 75 फैक्ट्स। तो आज हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जो ये पीआईबी है, पीआईबी क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये क्या है? एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जो भी भारत सरकार की जो पॉलिसीज, प्रोग्राम, इनिशिएटिव या अचीवमेंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से ये जो भी भारत सरकार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती है वह पीआईबी के माध्यम से प्रोवाइड करती है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो इसके द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है तो जो भी हमारी परीक्षा हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना समय न गवाते हुए इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। और ये जो 75 फैक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो पीडीएफ है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप पर उपलब्ध हो जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह आपको वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, जिसके थ्रू आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट को वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जो प्रस्तावना है, जो विषय है, उसके बारे में बताया गया कि क्या कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, शेपिंग द नेशन एज ए सॉवरेन, सेकुलर एंड इंक्लूसिव रिपब्लिक। जो बताया गया है भारत संविधान के बारे में कि इस संविधान ने भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ है भारत की सॉवरेन, सेकुलर और इंक्लूसिव रिपब्लिक बनाने में। ठीक है, एक पूर्ण गणतंत्र बनाने में इस संविधान ने एक मील के पत्थर की तरह कार्य किया है, जिसको कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई सारे आपके एग्जाम से पूछी गई है। ठीक, और ये जो संविधान है ये क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो हमारे देश की जो भी एस्पिरेशंस थी, लाइक जस्टिस इंश्योर करना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, ये सारी बातें आपके प्रियम्बल में दी गई। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब फॉर्म हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को। यह डेट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस डेट को भी आप याद कर लीजिए। कब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी? 6 दिसंबर 1946। और इसको फॉर्म किया गया पूरे नेशन की जो आवाज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उसमें जो फ्रेमवर्क किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने इंडिया की जो यूनिक नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन लेते हुए एक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो क्या था? लेंथीएस्ट और मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि भारत के सभी लोगों की एस्पिरेशंस को और उनके राइट्स को सेफ गार्ड करता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं इस ई बुक के माध्यम से इन 75 सालों की जो रिमार्केबल जर्नी रही है उसमें क्या इस संविधान में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहे हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉम्पोजिशन। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वह कितने मेंबर्स को कंपोज करती थी? 389 मेंबर्स थे। इसके अलावा जब हम इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो 2-3 फैक्ट्स और हम जान लेते हैं, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला फैक्ट देखिए, ऊपर यहाँ नोट करते चलते हैं आप लोग
कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसने कही थी या किसका सबसे पहले आइडिया था, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 1934 में एम.एन. रॉय ने। ठीक, ये नाम आप बहुत ही महत्वपूर्ण याद रख लीजिएगा। कब? 1934 में ये आइडिया दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि एम.एन. रॉय ने तो दे दिया, लेकिन आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करा था ऑफिशियली, तो ये उसके एक वर्ष बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कुछ और जो फैक्ट्स हैं कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स में से जो हमारे 292 मेंबर्स थे वो क्या थे? इलेक्टेड थे किससे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। 93 रिप्रेजेंटेड किससे थे? इंडियन प्रिंसली स्टेट से, और 4 रिप्रेजेंटेड थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। तो जो टोटल मेंबर्स हो गए आपके, जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय, ब्रिटिश इंडिया, उससे टोटल मेंबर्स आपके कितने हो गए? 292 + 4 आपके 296। तो कई बार ये नंबर आ जाता है, ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा कि ब्रिटिश इंडिया से कितने थे? 296 मेंबर्स, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे कितने थे? 93 मेंबर्स। ये दोनों डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा कि 93 मेंबर्स और 296। ठीक, इसके बाद आगे हम देख लेते हैं मेंबर्स ऑफ चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये भी महत्वपूर्ण है, उनको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया गया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए थे जो कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं अगले जो फैक्ट्स हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका इनॉग्रल सेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला सेशन हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। देखिए अभी हमने ऊपर प्रीफेस में भी देखा था ना, ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 1946 को इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, जिसको आप क्या जानते हैं? संविधान सदन के नाम से जानते हैं। और ये जब हुआ था तो उस समय जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके ओल्डेस्ट मेंबर भी थे। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिए कैसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनाग्रल मीटिंग को प्रिसाइड किया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, उसके 2 दिन बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। और ये एक डाटा और महत्वपूर्ण है कि जब पहली इनाग्रल मीटिंग हुई थी तो उसमें कितने मेंबर प्रेजेंट थे? तो उसमें 211 मेंबर प्रेजेंट थे। ये डाटा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट थे, साथ साथ 2 लोगों को वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। ये कौन कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमें प्रेसिडेंट का तो पता होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? एक थे एच.सी. मुखर्जी। ये नाम आप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे जो 2 लोगों को साथ में बनाया गया था, 2 लोग वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसमें पहला दूसरा नंबर नहीं, मतलब 2 लोग का नाम आप याद रखिएगा। और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी। ये दोनों नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। इसके आगे देखते हैं हम कि पोस्ट पार्टीशन, जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन कब हुआ? जब माउंटबेटन प्लान आया। कब आया माउंटबेटन प्लान? 3 जून 1947 को। यह डेट महत्वपूर्ण है, माउंटबेटन प्लान से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट, तो ये डेट महत्वपूर्ण है। तो माउंटबेटन प्लान से क्या हुआ कि सेपरेट पाकिस्तान की बात हुई और उसके लिए अलग पाकिस्तान की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक, तो पार्टीशन के बाद कुछ प्रोविंसेस की जो रिप्रेजेंटेशन था वह पाकिस्तान में चला गया। तो फाइनली जो है
कितने मेंबर्स बचे? 299 मेंबर्स बचे। तो ये याद रखिएगा, कितने 389 से कितने मेंबर्स हो गए? 389 से हम कितने हो गए? 299 मेंबर्स पार्टीशन हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सीट्स एंड नॉमिनेशन जो हुए, तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे स्टार्टिंग में कहाँ से? जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वहाँ से उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे, ये भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कहाँ से इलेक्ट हुए थे? बंगाल से। लेकिन जब पार्टीशन हो गया, जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बाद में उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है। और जो हमने ऊपर पढ़ा था ना 389 सीट से कितने रह गए थे हम? 299 मेंबर्स। तो ये जो 299 मेंबर्स थे असेंबली में, उसमें से 229 क्या थे? इलेक्टेड फ्रॉम 12 जो इंडियन प्रोविंस थे वहाँ से इलेक्ट किए गए थे। 70 क्या थे? नॉमिनेटेड थे। और 29 प्रिंसली स्टेट से आए थे। ये 299 का डिवीज़न है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इस असेंबली में टोटल कितनी वीमेन मेंबर थी? ये महत्वपूर्ण डाटा है। टोटल 15 वीमेन मेंबर्स थी। उसमें से महत्वपूर्ण कौन थी? जैसे सरोजनी नायडू हो गई, राजकुमारी अमृत कौर हो गई, सुचिता कृपलानी हो गई। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हुआ करती थी। और इन सभी वीमेन मेंबर्स ने औरतों के इक्वल राइट्स के लिए बातें करी। जबकि उस समय हम किस समय की बात कर रहे हैं? 1947 की बात कर रहे हैं। उसमें देश क्या विश्व स्तर पे भी महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक की बात करने के लिए बहुत ही कम लोग हुआ करते थे। उस समय भी इन्होंने महिलाओं की इक्वल राइट्स की बातें करी थी। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि जो पहली प्रोसीडिंग कब हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी, तो 9 दिसंबर 1946। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस दिन स्टार्ट किया गया क्या करके? वंदे मातरम गाकर। ठीक है, जो वंदे मातरम गाना वो क्या सिंबलाइज करता था? कि जो इंडिया का स्ट्रगल है फ्रीडम और यूनिटी के लिए, जो स्ट्रगल था उसको प्रदर्शित करता था। आचार्य कृपलानी ने इनॉग्रल एड्रेस किया था, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। किसने जो प्रारंभिक भाषण दिया था? आचार्य कृपलानी ने। और उन्होंने यही यूनिटी डाइवर्सिटी पर जोर दिया था। द फर्स्ट डे कंक्लूडेड विथ all 207 members present submitting their credential and signing the register। तो पहले दिन टोटल कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 207 मेंबर्स। ये महत्वपूर्ण था, हमने ऊपर भी आपको बताया था, प्रथम दिन 207 मेंबर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है पहले दिन, ये याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, जो फ्लैग एडॉप्शन है यह कब किया गया था? तो जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है, जो कि हमारा प्यारा तिरंगा है, उसको कब एडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये ऑनलाइन के फॉर्म में पूछा गया है। ये डेट महत्वपूर्ण है, 22 जुलाई 1947 को। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन तब तक हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो उस समय जो इंडिया था क्या, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक इंडिया क्या था? डोमिनियन ऑफ इंडिया था। ठीक है, और उसके बाद जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद से क्या हो गया? इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया। तो जब हम डोमिनियन ऑफ इंडिया थे तब पर भी, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो हमारा प्यारा तिरंगा है वही कंटिन्यू रहा। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? डेट महत्वपूर्ण है, 22 जुलाई 1947 को। इसमें जो केसरिया रंग है, सैफरान, क्या प्रदर्शित करता है? ताकत, स्ट्रेंथ को। जो सफ़ेद कलर है, वाइट कलर, वह पीस को डिनोट करता है, शांति, जिसके साथ धर्म चक्र भी है। और जो ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी और ग्रोथ को सिग्निफाइज करता है। तो यह महत्वपूर्ण है।
इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इंडियन फ्लैग जो हमारा प्यारा तिरंगा उसको अडॉप्ट कब किया गया था, ये डेट तो महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो देखिए कई बार पूछा जा सकता है कि नेशनल जो एंथम है, एंथम अपना जन गण मन, उसको कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24, 1950 को। ठीक, जब हमारा गणतंत्र बना था 26 जनवरी, उससे 2 दिन पहले। यह दिनांक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और क्या क्या हुआ इस दिन, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। अच्छा देखिए, नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। इसको कब अडॉप्ट किया गया था, जनवरी 24 को 1950 में। और नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। साथ ही साथ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको भी इसी दिन इंडिया का जो है क्या प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए गए थे। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग को जनवरी 24, 1950 को, और जनवरी 24, 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति इलेक्ट किया गया था। ये वर्ड इलेक्टेड, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन हुआ था उसके बारे में। तो 14 अगस्त 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वह इकट्ठा हुई थी, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इकट्ठा हुई थी। और रात के मिडनाइट जो पावर्स का ट्रांजिशन हुआ था, जिससे जो असेंबली थी क्या हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई इंडिपेंडेंट इंडिया की। और यही शिफ्ट मार्क किया जो फाइनल स्टेप था क्या, कि इंडिया कॉलोनियल रूल से अब एक आज़ाद, एक स्वतंत्र देश बन गया है। ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण इसमें कमेटीज कौन थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने चेयर किया था बहुत सारी कमेटीज को। कौन कौन सी, जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी और नेशनल फ्लैग कमेटी। ठीक, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कौन कौन सी, क्रेडेंशियल कमेटी, बी पट्टाभी सीतारामैया ने हाउस कमेटी। ये मैच करने के लिए आ जाता है, तो सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण कमेटियाँ हैं। के एम मुंशी ने ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जी वी मावलंकर ने कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड किया था। अच्छा, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जी वी मावलंकर से रिलेटेड और क्या महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक, जो भी इसका राइट आंसर देगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोग भी जान सके कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आगे हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब का विजन क्या था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जैसा आप सभी को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर पर था, और यही जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल जो ड्राफ्ट है वो प्रेजेंट किया था, कब, 4 नवंबर 1948 को, पहली रीडिंग के लिए। तो जैसा हमने पढ़ा कि ये फाइनल ड्राफ्ट था, तो इसके मतलब इसके पहले और भी ड्राफ्ट आए होंगे। तो देखिए नोट कर लीजिए, पहला ड्राफ्ट कब आया था इसका, फर्स्ट ड्राफ्ट आया था इसका फरवरी 1948 में। ठीक, सेकेंड ड्राफ्ट कब आया था, सेकेंड ड्राफ्ट आया था हमारा अक्टूबर 1948 में। और जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट आया हमारा कब, 4 नवंबर 1948। ठीक, ये तीनों महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको मैच करने के लिए आ जाए कि तीनों ड्राफ्ट को आपको मैच करना हो, दो आपको सूचियाँ दे दिया हो कॉलम्स बना के, उसमें मैच करना हो।
ठीक। और इसकी पहली रीडिंग हुई थी 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद जो असेंबली थी उसमें एक जनरल डिस्कशन हुआ इस ड्राफ्ट पे, कितने 5 दिनों के लिए, और ये कंक्लूड कब हुआ, 9 नवंबर 1948 को कंक्लूड हो गया था। इसके आगे हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड ही, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को इलेक्ट कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। ये सारे डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम्स के लिए, हम आपको बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो पीआईबी है एक भारत सरकार का, और अगर इसने कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया है तो ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो एक कमेटी थी ये 141 दिनों तक इसने लगाया था जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली कंटेंट, स्टार्टिंग में क्या क्या था, 315 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल था। इसके आगे देखते हैं कि जो ड्राफ्ट था उसमें डिस्कशन क्या क्या हुआ था। तो असेंबली ने 165 दिन बिताए थे इसके बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, जो मसौदा इसका तैयार किया गया था उसके बारे में विचार विमर्श करते हुए। और इस 165 दिनों में से 114 दिन स्पेशली किसके लिए डिवोट किए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उसके लिए। और इसमें कितने अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए गए थे, तो 7635 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे। ठीक है, और इन 7635 अमेंडमेंट में से 2473 अमेंडमेंट्स को कंसीडर भी किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण है कि लगभग कितने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे और कितने स्वीकार किए गए थे। जो फाइनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो क्या था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में विभाजित थे। और जब हमने इसको अडॉप्ट किया था तब ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, जो कि आज भी है। इसके बाद आगे जो फाइनल सेशन था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी फाइनल मीटिंग कब हेल्ड करी थी, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 284 मेंबर ने जनगण मन, जो कि हमारा नेशनल एंथम है, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। तो बताया था हमने इसी दिन हमने क्या क्या किया था कि अपने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। इसके आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने कितना समय लिया था, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 17 डेज। ये एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है। ठीक, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में इतने दिन का समय लिया था। ठीक है, और इस टाइम लगभग कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे। और लगभग 53,000 से अधिक विजिटर्स ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें जो भी विचार विमर्श होते थे उसको विजिटर्स, जो विजिटर गैलरी होती है उससे देख सकते थे। तो लगभग 53,000 से अधिक लोगों ने देखा भी था। ठीक है, इसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण डेट्स थी, तो किस दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था, नवंबर 26, 1949। 26 नवंबर 1949 की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी दिन हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और ये फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम क्या, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे डोमिनियन ऑफ इंडिया से रिपब्लिक ऑफ इंडिया में भारत का ट्रांजिशन था। इसके पहले हमारे पास अपना संविधान नहीं था, इसके बाद से हमारे पास अपना संविधान हो गया। ठीक, तो उसी संविधान के बेसिस पे ये जो हमारा राष्ट्र है वो चल रहा है। तो इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र में प्रवेश कर गए थे, जिसकी वजह से हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण दिनांक थे।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर किसका किसका प्रभाव रहा, किसका किसका कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस रहा है। तो देखिए, सबसे अधिक प्रभाव जो रहा है, अर्थात सबसे अधिक जो फीचर्स हैं, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उसमें वर्ल्ड के जितने कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सभी से कुछ न कुछ फीचर्स हमने बारो करे थे, मतलब जो अच्छे फीचर्स हमें लगे थे उसको हमने ले लिया था। तो सबसे अधिक जो फीचर्स हमने लिया था किससे लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफ़ी समय से चल रहा था, उसी के आधार पे अंग्रेज हमारे पे शासन कर रहे थे। तो बहुत सारे जो फीचर्स थे जो हमें लगे कि हमारे लिए काम लायक है, तो उसको हमने उससे बारो कर लिया था। तो उससे कौन कौन सी चीज़ें ली थी, लाइक जो फेडरल स्कीम्स हो गई, गवर्नर का ऑफिस हो गया, जो जुडिशरी के प्रोविजंस थे, ठीक है, ये सब लिए थे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें ली थी, चूँकि हम पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे वो भी इसी से आए थे, ये महत्वपूर्ण है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कुछ इमरजेंसी के प्रोविजंस भी इससे लिए गए थे, कुछ लिए गए थे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमने क्या क्या लिया था, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फार्स, जो जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो होती है प्रेसिडेंट की, उसको लिया गया था, ठीक। जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस होता है वह भी लिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, ये फीचर भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी, इस फीचर्स को भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, डीपीएसपी लिया था। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होगा, ये भी लिया गया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ साथ जो राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, ये भी हमने किससे लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, यूके से। तो यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, जो रिट्स। ऐसे ही जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे जो फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंशन हो जाता है, ये लिया था। अलग अलग कंट्रीज से हमने कई सारे फीचर्स लिए थे। इसको हम किसी और ने लेक्चर में देख लेंगे पूरा डिटेल में, किससे कौन कौन से फीचर्स बारो किए गए थे। आगे हम अभी इसको देखते हैं कि कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे दिखाई देता है। जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें दिखाई देता है कि जो गांधीयन आइडियल्स थे क्या क्या, जैसे प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए, आर्टिकल 43 में ये है, जो कोऑपरेटिव्स हैं 43B में। और क्या क्या महात्मा गांधी के विजन्स को हमने अडॉप्ट किया था कि जो शराबबंदी या लिकर जो है या इंटॉक्सिकेंट्स हैं, उन सब पे कंजम्पशन पे जो रोक रहेगी या उस पर जो बैन लगाने के लिए जो आर्टिकल 47 में हम देखते हैं, सो दैट हम महात्मा गांधी के सपनों का जो भारत था उसको बना सकें और भारत को एक बेहतर सोसाइटी बना सकें महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। तो उसकी झलक भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती है। आगे कई सारे सोशल इक्वलिटी के नाम भी हमने ऐड किए थे, जैसे आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक। और इसको एक पनिशेबल बना दिया गया था कि अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा। आर्टिकल 18(1) में प्रोहिबिट किया गया है कि कोई टाइटल जैसे राजा, महाराजा, राजाधिराज, ये सब टाइटल्स नहीं लगा सकता। सिर्फ कौन कौन से टाइटल्स लगा सकता, या तो उसको मिलिट्रीली कोई टाइटल मिला, मेजर, जनरल, ये सब, या कुछ एजुकेशन के थ्रू उसने कमाया हो, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब ऐसे टाइटल्स। साथ ही साथ जो हमारा ये आर्टिकल 18 क्लास 1 में है,
साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करता है। क्या करता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन देके, ताकि उनके अंदर भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंक्लूजन हो, उनका प्रमोशन हो। ठीक, जो समाज में पिछड़ गए लोग, जो काफ़ी लंबे समय से यातनाएं झेलते रहे, वो अभी आगे बढ़ें और इस समाज के साथ मिलजुल सकें। इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, उनको आरक्षण देके। आगे अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के और कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि ये हैंड रिटन मास्टरपीस है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हैंड रिटन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कितने वर्ड हैं? 90,000 वर्ड्स हैं। ये महत्वपूर्ण है। इसको लिखा किसने है? कैलीग्राफी की है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। ठीक, अंग्रेजी जो संस्करण है उसका कैलीग्राफी की। और इन्होंने जो कैलीग्राफी थी, कैलीग्राफी क्या होती है? एक मतलब कि जो सुंदर सी आर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, देखते हैं बिल्कुल ऐसे, लाइक ऐसे ऐसे लिखते हैं, जो ऐसे टाइप का। तो एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के फॉर्म में इसको लिखा गया है। और इंग्लिश कैलीग्राफी इन्होंने कब स्टार्ट करी थी? 28 नवंबर 1949 को स्टार्ट करी थी और अप्रैल 1950 में ख़त्म करी। ठीक, और किस पे लिखा है? मिलबॉर्न लोन पेपर पे। यह भी महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा। इसके आगे जो नंदलाल बोस थे, शांति निकेतन के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो कैलीग्राफिक शीट्स थी उसको डेकोरेट किया। उसमें उन्होंने 22 अलग अलग तरह के मिनिएचर चित्र बनाए, भरे। और ये जो छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस हैं वो क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? जो भारत की जो हिस्ट्री रही है, इंडस वैली से लेके सत्याग्रह मूवमेंट, इन सब सभी को प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे देखते हैं कि जो ये हमारी हिस्ट्री है, तो जो ये जो संविधान है, संविधान की जो ओरिजिनल जो मूल प्रतियां हैं उसको हीलियम फील्ड केस में रखा गया है, सुरक्षित प्रिजर्व करके रखा गया है। हमारा संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसकी लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व करके रखा गया है, ताकि इसका ओरिजिनलिटी बनी रहे और आने वाली जनरेशन भी उसको देख सकें कि कैसे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख के उसकी मूल प्रतियां कैसे रखी। आगे हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट सचिवालय था, उसने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और 1955 में जो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून है, उसने 1000 ऑफसेट प्रिंटेड कॉपी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी प्रोड्यूस, और ये 1000 प्रतियां छापने में लगभग 12 वर्ष का समय लगा था। इसके आगे देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो ट्रांजिशन हुआ डोमिनियन से रिपब्लिक के रूप में। और जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने किसको रिप्लेस किया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चला आ रहा था उसको रिप्लेस किया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया तो क्या सिग्निफाई करता है? कि भारत का पूर्ण तरीके से आज़ादी मिल गई ब्रिटिशर्स के रूल से। देखिए 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए थे, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो उस समय हमारे पास रूल नियम किससे चल रहे थे? हम इंडियन एक्ट 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखिए अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन अभी उनका जो नियम कानून उन्हीं का चल रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमारा अपना संविधान हो गया, हम अब अपने संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें करने लगे। तो एक तरह से पूर्णतः हमें जो स्वतंत्रता हुई, पूर्ण स्वतंत्रता हमें कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जब हमारा अपना संविधान हो गया तो अब उन्हीं संविधान के आधार पे अब तक तो जो सरकार चला रही थी, जो देश चला रही थी, वो क्या था? एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं किया गया था, वो नॉमिनेटेड थी, चुनी गई सरकार नहीं थी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी। इसलिए
जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद हमने इलेक्शन भी कराए, जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। तो जो सबसे पहला जनरल इलेक्शन हुआ था कब? अक्टूबर 25 1951 से लेकर फरवरी 21 1952 तक। ठीक, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। और ये जो इलेक्शन हुआ था ये हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हुआ था। ठीक, जो कि सिग्निफाइज करता है कि हमारा पहला जो डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिसके द्वारा एक चुनी हुई सरकार आई केंद्र में, जो कि इस नए आज़ाद भारत के खुले आसमानों में उड़ने की तरफ प्रथम कदम थे। तो इसके साथ ही दोस्तों ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है पीआईबी द्वारा जो जारी किया गया था, ये क्या पीआईबी के एक रिसर्च यूनिट द्वारा जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसको देखा हमने और इसमें हमने 75 वर्ष पूर्ण होने पे 75 से अधिक क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखा, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जिसको आप एक बार दो बार देख लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दी जाएगी इसी वीडियो के नीचे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।